नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाली है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, 5वें सेमेस्टर के अंदर एक काफी प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसको आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज द बस्टिंग एंड बस्टिंग कंट्रोल। उसके अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने कैश बजट से जुड़ी हुई तमाम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया था, तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया था। उसी से जुड़ी हुई ये क्लास रहने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर बजट की, यानी कि कैश बजट से जुड़े हुए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, किस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल को एक सही अप्रोच के साथ सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूं, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कैश बजट का अपना मायना क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, क्या क्या चीजें कैश बजट के अंदर इंक्लूड की जाती है, कैश बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइम पीरियड क्या रहने वाला है। जहां पर हमने देखा एक आपका कैश बजट शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है, एक मीडियम टर्म के लिए और एक आपका लास्ट टर्म के लिए आपका कैश बजट तैयार किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट या स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हैं, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, तो एक सही फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कैश बजट से रिलेटेड। तो इस फॉर्मेट को हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने कुछ बुनियादी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया था। उसके बाद मैंने बताया था जब भी आपको एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया जाएगा तो किन बुनियादी 3 4 5 स्टेप का यूज करके आपको कैश बजट को प्रिपेयर करना है। इन तमाम मुद्दों पर माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर चुका हूं। आज हम काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपका कैश बजट से ही जुड़ा रहेगा। पहली चीज तो आपको समझ लेनी है, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके कैश बजट को पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप लोग जानते होंगे कैश बजट कभी भी एक सिंगल मंथ के लिए नहीं निकालना होता है। कैश बजट का मतलब ही यही होता है कि आपको काफी मल्टीपल मंथ्स गिवन होंगे या ईयर गिवन होंगे। जैसे अगर मैं 5 महीने की बात करूं, 6 महीने की बात करूं, 7 महीने की बात करूं, 8 महीने की बात करूं, तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बेसिक बातों पर अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा जो आपकी किताब है उस किताब की न्यूमेरिकल की तरफ, और वहां पर हम लोग पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा करके एक सही अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप समझिएगा, जैसा कि अगर आप लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, लास्ट वीडियो के अंदर काफी डिटेल में जाकर के हमने चर्चा की थी कि सर जब भी कैश बजट प्रिपेयर किया जाता है ना, तो कैश बजट को हम लोग मल्टीपल मंथ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्या मायना है मल्टीपल मंथ्स का, मतलब कई महीनों के लिए कैश बजट को तैयार किया जाता है। लेट अस से मैं किसी 4 या 5 महीने की बात करता हूं, तो 5 महीने के कैश बजट को हम लोग तैयार कर लेंगे। ये आपका एक मंथ हो गया, यहाँ पे हम लोग दूसरे मंथ की बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अपने तीसरे मंथ की बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग चौथे मंथ की बात करने वाले हैं, और एक और ले लेते हैं यानी कि 5वां महीना रहेगा। यानी कि 5 महीने का कैश बजट हमें तैयार करना है। क्या क्या बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, आपको कोशिश करना है एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने की। लेट अस से मेरे को अलग अलग मंथ की बात करनी है। सबसे पहले मैं जनवरी की बात करूंगा, उसके बाद मैं फेब की बात करूंगा, उसके बाद हम लोग मार्च के लिए तैयार करने वाले हैं, उसके बाद अप्रैल के लिए तैयार करेंगे, और उसके बाद हम लोग किसके लिए तैयार करेंगे, मई के लिए तैयार करेंगे। माने 5 महीने का कैश बजट हमें तैयार करना है। ऊपर क्या आ जाएगा, कैश बजट आ जाएगा। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप लोग क्या लेके चलते हैं, सर यहाँ पे हम लोग आपका पर्टिकुलर लेके चलते हैं। क्लियर है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कैश बजट की बेसिक बातें पता होगी तो 2 कंपोनेंट आप लोग लेके चलते हैं कैश बजट के अंदर। एक तो कितना कैश आया और एक कितना कैश गया। इन 2 मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि कितना कैश आपको रिसीव हुआ, ठीक है ना, एक आपका कितना कैश गया जिसको आप लोग कैश फ्लो आउटफ्लो बोलते हैं, एक को इनफ्लो बोलते हैं। इन 2 फैक्टर पर ही आपको काम करना है। अगर आप लोग फॉर्मेट की बात करते हैं तो आप सभी को याद होगा फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले ना इनफ्लो आएगा ना आउटफ्लो आएगा। सबसे पहले आपका क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ओपनिंग बैलेंस आता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सर आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस के बाद हम लोग कहां पे मूव ऑन करने वाले हैं, सबसे पहले कंपोनेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे, दैट इज द कैश इनफ्लो। आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं,
कैश इनफ्लो के नाम से जानते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं सर जो हमें कैश मिलता है ना, कैश रिसीव्ड, उसकी बात हम करते हैं। क्लियर है? तो इसको आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, कैश इनफ्लो बोल दीजिए या आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कैश रिसीव्ड बोल सकते हैं। तो एक आपका ये पर्टिकुलर कॉलम रहेगा, इसके नीचे काफी वेरिएबल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कैश आउटफ्लो की बात करेंगे। सर कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है, जो भी पेमेंट आपने किया है, क्लियर है, जो भी पेमेंट किया है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, उसको आप लोग कैश आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। इस बात को जरूर आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। बस इन दो बातों पर आपको गौर करना है। अगर ये दो बातें आप लोग समझ गए तो आप लोग इजीली न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद क्या है आपका कैश इनफ्लो है, उसके बाद क्या है कैश आउटफ्लो है। माने कितना पैसा आपके बिजनेस के अंदर आया और कितना पैसा आपके बिजनेस के अंदर गया वो आउटफ्लो हो जाएगा, आया वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, बहुत बेसिक बातें हैं। सर कैश इनफ्लो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कैश में सेल किया, अगर आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो लफड़ा होगा, क्योंकि हम कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं। अगर आपने कैश में सेल कर दिया, अगर आपने कैश में सेल किया माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कैश मिलेगा, और अगर आपको कैश मिलता है तो वो कहां पे आ जाएगा, कैश इनफ्लो के अंदर आ जाएगा। आपके पास कोई एसेट्स पड़े थे, आपने उन एसेट्स को सोल्ड कर दिया तो आपके पास कैश में पैसा आएगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको कोई कमीशन मिला है कैश के अंदर, तो आप लोग कमीशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, आप इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, तो आप लोग इंटरेस्ट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेटर से आपको कोई डिविडेंड मिला है, समझ गए होंगे डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड के अंदर भी आपके पास कैश आता है, तो उसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी कि अगर, और एक इंपॉर्टेंट बात है, डेटर से अगर आप लोग कैश कलेक्ट करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमारे पास प्रॉपर स्पेस आ सके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बताया मैंने, अगर आपने क्या किया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, काफी इंपॉर्टेंट ये आपका एस्पेक्ट रहने वाला है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपका टोटल कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा ना वो टोटल करके आ जाएगा। क्लियर है? इस बात को आपको जरूर गौर फरमाना है, अपने जहन में रखना है। जो बातें मैंने अभी भी आपको बताई है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब भी आप लोग कैश बजट की बात करेंगे तो इन तमाम चीजों की मालूमात, जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच कर पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम पेमेंट कहाँ पे करते हैं, अगर आप लोग कैश की पेमेंट की बात करते हैं तो कैश के पेमेंट की कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इस बात पर आपको गौर फरमाना है। लेटर से आपने कैश में परचेज कर लिया तो आपका कैश जाएगा, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट चला जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने कोई एसेट परचेज किया है, क्लियर है, आप लोगों ने क्या किया है, कोई भी एसेट्स परचेज किया है, कोई भी एसेट खरीदा है, तो उस केस में भी आपका पैसा क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप बेसिकली क्या कहेंगे, आपका अगर कैसेट को कैश में परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, लेटर से कि आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम डेटर था, यहाँ पे आपने मान लीजिए कुछ भी चीज खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि जिन जिन केसेज में, या फिर आपने मान लीजिए एडवांस टैक्स पे किया है या टैक्स पे किया है, ठीक है ना, एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, क्लियर है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट वाला सिस्टम सब यहाँ पे आएगा। अब ध्यान क्या देना है, वेजेज वाला पूरा का पूरा यहाँ पे रहेगा, वो सैलरी वगैरह सब अगर आप लोग पे करते हैं तो पैसा आउटफ्लो होता है। इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो क्या ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आप लोग पाएंगे कि सर कुछ और कंपोनेंट है जिन पर अगर आप लोग अपना ध्यान लेके जाते हैं तो वहां पर भी आप लोग पाएंगे, क्या पाएंगे कि सर यहाँ पे भी हमारा पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेजेज के अलावा आप लोग ले सकते हैं, जैसे आपका एडवांस टैक्स हो गया, वेजेज हो गया, एसेट परचेज हो गया, कैश परचेज हो गया। इसके अलावा और सोचिए, यस अगर आप लोग ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ओवरहेड्स भी आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स के अंदर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग इनका टोटल कर लोगे। अब जब टोटल करोगे तो एक अमाउंट आएगा। अब लास्ट में क्या करना है, इस पर जरूर गौर फरमाइएगा, हम लोग बैलेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आपका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस
इसमें क्या होगा, जो आपका आउटफ्लो है, यानी कि मान लीजिए मैं इसको एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करता हूं, ए से, ए का मतलब कैश इनफ्लो हो गया, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, बी से, कैश आउटफ्लो हो गया। और अगर मैं आपसे कहता हूं सर बैलेंस कितना होगा, तो बहुत इजीली आप लोग बताएंगे ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या है सर, यहाँ पे आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या दे देगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको बैलेंस दे देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, अगर आप लोग लेके चलते हैं तो एक अमाउंट आपका बन जाता है। ये जो अमाउंट आपका बना है जैन मंथ के अंदर, वो फेब मंथ के अंदर, यानी कि इससे नेक्स्ट जो मंथ होगा उसके लिए क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। समझ में आई? ऐसे ही ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब जैसे अगर आप लोग ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी। अब यहाँ पे ये तो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ये वाला बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, और वापिस से आप लोग सेल करेंगे, ये तमाम फैक्टर्स आपके दोबारा से क्या होंगे, यहाँ पे रिपीट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर जरूर गौर फरमाइएगा। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, ये अगर पॉजिटिव है तो इस तमाम जो वैल्यूज है इनके अंदर एड ऑन हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो इस वैल्यू के अंदर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आउटफ्लो को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, आपका आउटफ्लो आ गया है, जितना भी पैसा आपका कैश गया है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसका एक अमाउंट निकाल दिया। क्लियर है? अमाउंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर से अगर इसको माइनस करते हैं, एक अमाउंट मिलेगा जिसको आप लोग बैलेंस कहते हैं। ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग बैलेंस में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये वो बातें हैं जो हम लोग अपने पिछले लेक्चर के दरमियान कर चुके हैं, और इन्हीं पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल रहेगा। समझ में आया? जैसे आप लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज को निकाल लेंगे। सर हम इन तमाम वैल्यूज को निकाल लेते हैं, जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हैं, आप लोग ओपनिंग बैलेंस के नाम से जान रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आउटफ्लो को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हर मंथ के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता है, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपका ये टोटल हो गया है, टोटल के बाद आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा। ये वाला बैलेंस अगेन आपका कहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक लॉजिक रहेगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये वाला जो बजट है ना, ये तो काफी आसान है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टी देखने को जरूरत नहीं मिलेगी, या फिर आपको डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, आसान नहीं है, वैसे आसान है लेकिन काफी डिफिकल्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज रहेगा ना, वो रहेगा यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और लैंग्वेज के अंदर भी तीन चीजों पर आप लोग गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग क्रेडिटर की बात करेंगे तो वहां पे आपको घुमाएगा, अगर आप लोग डेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको घुमाएगा, अगर आप लोग वेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे घुमाएगा। यहाँ पे केवल और केवल आपको भाषा पर पकड़ करनी है, भाषा का मतलब लैंग्वेज में घुमा देगा। जैसे कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर आपका जो पेमेंट है वो ड्यू है, क्या है आपका पेमेंट, क्या है, ड्यू है, तो इसको हम लोग एक छोटा सा नोट डाल के समझेंगे। ये पेमेंट हमने ड्यू एंड पे किया है, ठीक है ना, यानी कि ये पेमेंट किया है हमने, ठीक है, हमने क्या किया है, इसका पेमेंट किया है। एक आपका क्या रहेगा, फॉलोइंग शब्द आता है। जैसे कई बार क्या आता है, आपका फॉलोइंग शब्द आता है। फॉलोइंग का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, माने आपका कौन से मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। तो इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले सवालों में घुमा देते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है, ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो ये आपका करीब करीब ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। लेकिन बात कहां पे फंसेगी, बात लैंग्वेज में फंसेगी। एक एक चीज को आपको बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ना होगा। जैसे सर नहीं समझ में आया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन डिफिकल्ट कैसे बनेगा वो समझाइए। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूं। ये न्यूमेरिकल है, पहले इस न्यूमेरिकल को एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी किताब की ही न्यूमेरिकल है, काफी पॉपुलर न्यूमेरिकल है, और इसके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। देखिए आपको क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैश इनफ्लो एंड द कैश आउटफ्लो। जैसे ही इनफ्लो और आउटफ्लो की बात आती है, आप लोग समझ गए सर हमें कैश बजट को तैयार करना है। कितने मंथ के लिए तैयार करना है, 6 महीने के लिए तैयार करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल ऑन क्रेडिट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेजेस गिवन है, एंड बजटेड एज ए फॉलोइंग। देखिए द नवंबर एंड दिसंबर फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर आर बीइंग
इंक्लूडिंग एक्चुअली फिगर फॉर दिस मंथ, माने नवंबर दिसंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है आपको, नवंबर दिसंबर नहीं करना है, केवल पहले 6 महीने, यानी कि आप लोग जनवरी को लेके चलेंगे, आप लोग फेब को लेके चलेंगे, आप लोग मार्च को लेके चलेंगे, अप्रैल को लेके चलेंगे, मई को लेके चलेंगे और जून को लेके चलेंगे, यानी कि ये 6 महीने पर आपको काम करना है। ये जो बाकी डेटा आपको गिवन है, किसका डेटा गिवन है आपको, एक तो नवंबर का गिवन है, ऊपर से दिसंबर का गिवन है, आप लोग इसको केवल और केवल कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टिव आगे समझ में आएगा यूज कर सकते हैं, बाकी इन 2 मंथ का कोई यूज यहाँ पे नहीं रहने वाला है। 3 वैल्यूज गिवन है जो अभी सवाल में बताई, क्रेडिट सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और अगर आप लोग वेजेस की बात करते हैं तो देखिए 3 फैक्टर हैं, एक तो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट पे अगर आप लोग सेल करते हैं तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की बात होगी, वेजेस, वेरिएबल कॉस्ट और वेजेस ये दोनों तो एक्सपेंस ही है, इनकी कैश आउटफ्लो होगा। आगे देखिए क्या दे रहा है, ये अलग अलग मंथ की वैल्यूज है। फिक्स्ड एक्सपेंस अमाउंट कितना है, 1500 रुपए पर मंथ है, यानी कि यहाँ पे एक बात हो रही है कि हर महीना, यानी कि आपके 6 महीने की बात हुई है, 6 के 6 महीने में हर महीने 1500 रुपया फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एंड आगे देखिए हाफ ईयर प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है, 1400 रुपया, जिसको ड्यू है ऑन जून 30, यानी कि ड्यू का मतलब क्या था, हमने ड्यू एंड पेमेंट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 1400 रुपए दिया हुआ है, किस मंथ में है, केवल और केवल जून मंथ में है। उसके बाद आपने एडवांस टैक्स 8000 रुपए पे किया है, किस मंथ में पे किया है, जनवरी मंथ में पे किया है। आगे जो प्रोग्रेस आपका होता है, प्रोग्रेस पेमेंट अंडर द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, इनकी कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट आपने की है, एक तो मार्च में की है 5000 रुपए, उसके बाद आपने किस में की है, मई में की है 6000 रुपए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आधा सवाल हो गया है, आधा इसके बाद रहेगा, कैसे तैयार करना है। एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज को थोड़ा डिटेल में जाकर के डिकोड कर पाए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने का आपको तैयार करना है, 6 महीना कोई ज्यादा टाइम नहीं होता, इतना पूछ ही लेता है। यहाँ पे तो बहुत आसान सवाल है, हालांकि यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी लंबी चलेंगी, यानी कि लंबी तो क्या है, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी है, लेकिन आज की अगर मेरी क्लास को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया ना, प्रॉपर तरीके से अगर आपने कंसंट्रेट होके आज के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया, आज जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपने उन सभी को ध्यान से सुन लिया तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे देखिएगा हमें कितने मंथ का तैयार करना है, 6 महीने का तैयार करना है, तो 1 2 3 4 ही हुए अभी, ये आपका 5 हो गया, और 1 मंथ का और ले लेते हैं, ये हो गया आपका 6, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे छठे मंथ का और ले लेते हैं, यस दिस वन, ये 6 महीने का है, जनवरी से आपको शुरू करना है। एक बार मैं गैप बराबर कर देता हूं ताकि हम जब न्यूमेरिकल को सोल्व करें ना, जब हम डेटा एंटर करें तो हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। यस दिस वन, ध्यान दीजिएगा, क्या तैयार कर रहे हैं सर, कैश बजट तैयार कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया ओके, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, कैश बजट लिख देंगे, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया है, ये आपका क्या बन रहा है, कैश बजट बन रहा है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ पे देना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग लेके चलेंगे। ये आपका जनवरी का मंथ रहेगा, ये आपका फेब का मंथ रहेगा, फरवरी के बाद आपका मार्च आ जाएगा, उसके बाद आपका मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल के बाद किसका आ जाएगा, मई आ जाएगा, और मई के बाद कितना आ जाएगा, जून, और आपको इन्हीं तक बात करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, आप लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, तो ये आपका मेन मुद्दा क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ध्यान क्या देना है सर, सबसे पहले आपने बताया था ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ये हमारा काम डन हो गया है ओपनिंग बैलेंस के प्रोस्पेक्टिव से। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है कैश इनफ्लो या कैश रिसीव्ड आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया है, क्लियर है, या फिर आप लोग क्या कहेंगे, कैश रिसीव्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो या कैश रिसीव्ड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको जरूर ख्याल में रखनी है, दूसरा क्या फैक्टर था आपका सर, कैश आउटफ्लो था या कैश पेमेंट था। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये कैश आउटफ्लो है, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं सर, पेमेंट की बात हो रही है तो कैश पेमेंट हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे फोकस क्या करना है, किस फैक्टर पर फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको फोकस करना है जो क्वेश्चन हमने अभी तक रीड किया है, यहाँ पे केवल और केवल पेमेंट हो रही है, यानी कि कैश जा रहा है, तो केवल सारे के सारे फैक्टर, जैसे फिक्स्ड एक्सपेंस है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
पहला फैक्टर है आपका फिक्स्ड एक्सपेंस। अगर आप लोग फिक्स्ड एक्सपेंस की बात करते हैं, हर महीने 1500 की बात हो रही है, तो ये सेम रहेगा। हर महीना अगर आपको 1500 पे करना है तो आप लोग कर दीजिए पे, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीना हम लोग कितना लेके चलेंगे, 1500 लेके चलेंगे, जून तक चलेगा तो कितना हो गया है आपका 1500 हो गया। इसमें कोई ज्यादा ऐसे आपको स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं थी। आगे इसने क्या कहा, प्रीफरेंस डिविडेंड 1400 रुपए गया है, ड्यू ऑन जून 30, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक नोट डाल देंगे। नोट क्या डालेंगे कि सर हम कह रहे हैं जो ड्यू है ना, ड्यू एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, 1400 रुपए जून में पेमेंट हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमारा जून कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पे कितना पेमेंट हो गया 1400, बाकी मंथ में नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। ये क्या है आपका, ये आपका प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड है, पीएसडी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। आगे क्या पे किया गया है, अगर आप लोग आगे देखेंगे, आगे पे किया गया है 8000 रुपया जनवरी के अंदर एडवांस टैक्स पे किया गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है। ठीक है, कितना किया है, 8000 रुपया जनवरी के अंदर किया है, बाकी सब किसी भी मंथ के अंदर हमने कोई पेमेंट नहीं किया है। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हुआ है मार्च के अंदर और मई के अंदर 5000 और 6000, यानी कि मार्च के अंदर आपका कितना हुआ है, आपका 5000 पेमेंट हुआ है, और मई के अंदर कितना हुआ है, आपका 6000 पेमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बाकी किसी भी मंथ में पेमेंट आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, सर आप लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इस न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजीली है। यहाँ पे कोई लैंग्वेज में भी आपको डिफॉल्ट देखने की दिखा नहीं होगा, क्योंकि चीजें अभी तक आसान थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से आपको फोकस करना है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। क्या लिख रहा है, द टर्म ऑन विच द गुड्स आर सोल्ड, यानी कि आप किसकी बात करें, गुड्स जिस टर्म पे सोल्ड हुए हैं, और नेट कैश इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी, माने जिस मंथ आपने डिलीवरी किया है उसके फॉलोइंग मंथ की बात हो रही है। माने अगर आप लोग जैसे अगर आप लोग क्रेडिट सेल की बात करते हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल के अंदर जो दिसंबर में अगर आपने सेल किया है ना, तो किस मंथ चला जाएगा, फॉलोइंग मंथ चला जाएगा, माने अगले मंथ चला जाएगा, जनवरी में। अगर आपकी जनवरी की बात हो रही तो किस में चला जाएगा, फरवरी में, और फरवरी की बात हो रही तो किस में चला जाएगा, मार्च में, मार्च की बात हो रही तो अप्रैल में, अप्रैल का मई में, और मई का कहां पे चला जाएगा, जून में। समझ में आई मेरी बात क्या कह रहा है? फॉलोइंग मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है। ठीक है, एक बार इस लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट वाली लाइन को पढ़िए। वेरिएबल कॉस्ट आर पेएबल इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन द दे विच इन अकॉर्ड, माने आपका क्या है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये वाला जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कब हो रही है, फॉलोइंग मंथ के अंदर हो रही है। कहां पे हो रही है, फॉलोइंग मंथ के अंदर। माने मान लीजिए आपका वेरिएबल कॉस्ट है नवंबर का, तो उसकी पेमेंट कब होगी, दिसंबर में। और अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट है मान लीजिए दिसंबर का, तो उसकी फॉलोइंग मंथ माने जनवरी के अंदर, जनवरी का फेब के अंदर, फेब का मार्च के अंदर, मार्च का अप्रैल के अंदर, अप्रैल का मई के अंदर, ऐसे चलता रहेगा। माने जिस मंथ आपका जो आपका एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट इनअक्योर्ड हुआ है, उसके फॉलोइंग मंथ में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि 50% जो पेमेंट हुआ ना, उसका 50% में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% के ऊपर 2.5% डिस्काउंट लगेगा। अब ये क्या लफड़ा, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट जिस महीने इनअक्योर्ड हुई है उसके अगले महीने उसका पेमेंट होगा, और अगले महीने भी केवल और केवल आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 50% तो एज इट इज चला जाएगा, 50% डिस्काउंटेड रहेगा, जिसके ऊपर 2.5% का डिस्काउंट आपको देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप लोग सोचेंगे तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले नवंबर की बात हो रही है। क्लियर है? अगर आप लोग नवंबर की बात करते हैं, नवंबर का फॉलोइंग मंथ क्या आ जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। यानी कि नवंबर की पेमेंट आपको कब करनी है, दिसंबर में करनी है। और दिसंबर में भी आपके दो हिस्से हो जाएंगे। जो आपकी पेमेंट है नवंबर वाली दिसंबर में होगी, एक तो 50% होगी, एज इट इज रहेगी। दूसरे 50% के ऊपर आपको क्या करना है, 2.5% यानी कि 2.5% क्या लगा देना है, डिस्काउंट लगा देना है। समझ में आई? जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे, क्रेडिट सेल की बात हो रही, वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। नवंबर में कितना था, 7000 था। ठीक है, नवंबर में कितना था, 7000 था। तो नवंबर का जो 7000 का पेमेंट है वो कब होगा, दिसंबर में होगा। और 50% अगर आप लोग लेके चलते हैं तो सर इसका 50% कितना होगा,
3500 हो जाएगा, क्योंकि 3500 का 50 दुगना कितना होता है, 7000 होता है। अब इस 3500 के ऊपर आपको क्या निकालना है, आपको 2.5% डिस्काउंट लगा के यहाँ पे लिखना है। माने आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर ले लीजिएगा, फोन पे ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है ना। 3500 मल्टीप्लाई में आपको कितना करना है, 2.5% निकालना है, 87 रुपए 87.5, यानी कि मैं 88 माइनस कर देता हूँ राउंड फिगर में। हम लोग क्या करने वाले हैं, 88 रुपए माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा ये 3412। कितना आएगा आपका, 3412 आएगा। समझ में आया, यानी कि नवंबर की पेमेंट कब होगी, दिसंबर में होगी, और कुछ इस तरीके से ब्रेक होगी। जैसे अगर आप लोग दिसंबर की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर दिसंबर की वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट की बात करते हैं तो वो किस मंथ में होगी, जनवरी में होगी। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, दिसंबर की वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कितनी है, 7500 है। कितनी है, 7500 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितनी पेमेंट है, 7500 है। 7500 के जनवरी के अंदर 2 हिस्से हो जाएंगे। कितने हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। कितने कितने, 50-50%। तो 7500 का एक तो 50% चला जाएगा। 7500 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 50% विदाउट डिस्काउंट, माने 3750 आ गया, ठीक है ना। और अगर आप लोग इसके ऊपर 3750 के ऊपर कितना लगा देते हैं, 2.5% लगा देते हैं, तो 94 रुपए आपको माइनस करने हैं। अगर आप लोग इसी के अंदर से 94 रुपीज माइनस करते हैं, 3656, यानी आप लोग क्या कहेंगे, 36 और 56 आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप लोग तीसरी पेमेंट की बात करते हैं तो तीसरी पेमेंट किस में चली जाएगी, जनवरी की। जनवरी की पेमेंट कब होगी, फेब के अंदर होगी। समझ में आया ना, जनवरी की पेमेंट कब होगी, फेब के अंदर होगी। और अगर आप लोग जनवरी की पेमेंट की बात करते हैं तो 8000 रुपए, ठीक है। जनवरी की पेमेंट कितनी है, 8000 रुपए है। तो यहाँ पे जो 8000 रुपए वाली पेमेंट है वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, 50 एंड 50। यहाँ पे कितना हो गया, 8000 का 50% कितना होता है, 4000 विदाउट डिस्काउंट। और आपको क्या करना है, 4000 पे 2.5% क्या लगा देना है, डिस्काउंट लगा देना है। तो कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 3900 आ जाएंगे। यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी, 3900 आ जाएगी। ऐसे आपको सभी पे करना है, ठीक है ना। आप लोग फिर किसकी बात करेंगे, फेब की बात करेंगे। फेब के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कब होगा, फेब वाला होगा आपका मार्च को, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फेब के अंदर पेमेंट कितना है सर, फेब के अंदर आपका 7700 रुपए पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 7700 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 7700 आपको क्या करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। आपका आ गया 3850, और 3850 के ऊपर आपको क्या करना है, 2.5% डिस्काउंट देना है। 96 रुपए डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग 2.5% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 96, 3754 रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे 2 हिस्सों में 7000 को तोड़ा, 3500 के ऊपर आपने 2.5% डिस्काउंट दे दिया, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस में यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। पांचवा आपका क्या रहेगा, आपका फेब का हो गया। आप फेब के बाद आप लोग किसकी बात करेंगे, मार्च की। मार्च का पेमेंट कब होएगा, अप्रैल के अंदर होएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर अप्रैल की बात कर रहे हैं। मार्च के अंदर पेमेंट कितना था आपका, 7000 था। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, 7000। 7000 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक 50% और दूसरा क्या हो जाएगा, 50% के ऊपर 2.5% डिस्काउंट। 7000 का कितना था, 3412। तो आप लोग क्या लिख देंगे, 3412 लिख देंगे। एक बार सारी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। अब किसकी बात करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे। अप्रैल वाला पेमेंट कब होगा, आपका मई में होगा। और अप्रैल के अंदर पेमेंट कितना था, अगर आप लोग ध्यान देंगे, 7500 रुपए आपका अप्रैल के अंदर कितना था, पेमेंट था। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, 7500 रुपए, और 7500 का हमने किया था 3750 और 3656। तो आप लोग क्या कहेंगे, 3750, और आप क्या कहेंगे, 3656, ठीक है। ऐसे आप लोग किसकी बात करेंगे, 7वें नंबर पे हम लोग मई की बात करने वाले हैं। मई की पेमेंट कब होगी, जून में होगी। जून की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जून की जुलाई में चली जाएगी। मई में अगर आप लोग देखेंगे तो मई में कितना गिवन है आपका, 7750 गिवन है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7750 लिखेंगे। इसका अगर आप लोग 2 हिस्से करते हैं तो ये होएगा 2583। मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 84 ले लेता हूँ, ठीक है, राउंड फिगर में 2584। और ये जो 2584 आया है आपका, 2584, ठीक है। कितना अमाउंट था एग्जैक्टली हमारे पास था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मई का कितना था, 7750 था। अगर मैं 7750 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 3875 आएगा। माय मिस्टेक, यहाँ पे कितना आएगा, 3875, ठीक है ना। 7750 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3875। और 3875 का आपको 2.5% माइनस करना है। अगर आप लोग करते हैं 97 रुपए माइनस करने हैं। अगर मैं इसके अंदर से 97 माइनस कर देता हूँ, 3738 आ जाएगा, ठीक है। 3778, सॉरी, ये क्या आ गया, 3778। अब आपको ध्यान देना, ध्यान क्या देना है सर, अब हमें पेमेंट के ऊपर ध्यान देना है।
यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन की थी ना, यहाँ पे ध्यान देना है, हम किसकी पेमेंट निकाल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके वेरिएबल कॉस्ट की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट लिखा, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जनवरी की पेमेंट चेक करनी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जनवरी कहाँ पे, अगर आप लोग देखेंगे तो जनवरी के अंदर आपके पास दो पेमेंट है। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला जनवरी वाला पेमेंट रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जनवरी के अंदर दो पेमेंट है, एक तो आपकी 3750 है, दूसरी कितनी है आपकी 3656 है। तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर 50% पेमेंट आपने करनी है, ठीक है ना। दूसरा करना है 50% विद, आप लोगों ने क्या कहा, 2.5% डिस्काउंट, ठीक है। आपने क्या लिखा है, 2.5% डिस्काउंट लिखा, ठीक है। दोनों पेमेंट आपको करनी है। 50% कितनी आई है, 3750, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 3656। तो यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पे आ गया 3750 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3656। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग फेब की बात करते हैं तो फेब मंथ के अंदर अगर आप लोग पेमेंट करते हैं 4000 और 3900, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर विदाउट डिस्काउंट 4000 है और विद डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा। ऐसे अगर आप लोग मार्च की बात करते हैं तो ये मार्च का रहा 3850 3754, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3850 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3754 आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे मार्च के बाद किसका है, अप्रैल का है। अप्रैल में 3500 3412, अप्रैल के अंदर कितना है, यहाँ पे आ गया आपका 3500 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3412 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अप्रैल के बाद मई की बात करते हैं तो मई के अंदर कितना है, मई के अंदर आपका है 3750 3656, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 3750 और 3656, ये वाला पेमेंट आ जाएगा विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर आप लोग जून की बात करते हैं, जून के अंदर 3875 3778, ठीक है ना, 3875 हो जाएगा आपका, उसके बाद 3778 हो जाएगा, क्लियर। ये आपको पेमेंट करना है। तो ये आपका किसका समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट वेरिएबल कॉस्ट वाला, काफी लैंग्वेज घुमाया था, कुछ नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट जिस महीने इनअक्योर्ड हुआ है उसका पेमेंट अगले महीने होगा, यानी कि फॉलोइंग मंथ में होगा। और फॉलोइंग मंथ में भी आप लोग दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, एक तो 50% एज इट इज, जो दूसरा 50% बचा है ना उसके ऊपर 2.5% डिस्काउंट दे देना है, दैट्स इट। समझ में आई ये वाली बात। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा यहाँ पे ये तो आपका कैश आउटफ्लो वाली बात होगी। देखिए कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, इन तमाम चीजों को कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेकंड सेक्शन और रहता है हमारा। सेकंड सेक्शन क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एंड द बैलेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इट इज फाउंड दैट 75% डेटर्स टू whom the sale are made pay within the period for the credit and the remaining to not pay until the following month, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये वाली जो बात है ना 75% वाली बात है, ये यहाँ पे जो आपने शुरू में पढ़ा था, शुरू में क्या पढ़ा था, गुड सोल्ड की है, यानी कि क्रेडिट सेल वाली बात हो रही है। क्रेडिट सेल के केस में क्या लॉजिक लगाया है इन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल की बात कर रहा है। क्रेडिट सेल में क्या हुआ कि जिस महीने आपका क्रेडिट सेल हुआ है ना उससे नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट होगा, फॉलोइंग मंथ होगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात जरूर फोकस कीजिएगा। जैसे अगर आप लोग नवंबर की बात करते हैं, नवंबर में जो क्रेडिट सेल है उसका पेमेंट कब होगा, उसका पेमेंट होगा दिसंबर के अंदर। और दिसंबर के अंदर भी ध्यान दीजिएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है, दो पार्ट में। दिसंबर के अंदर एक तो आपका 75% हिस्सा बनेगा जो इसी दिसंबर मंथ में चला जाएगा, और जो 25% बच गया है ना वो इसके भी फॉलोइंग मंथ में चला जाएगा। माने ये तो आपका दिसंबर में ही रहेगा, लेकिन ये आपका कब चला जाएगा, ये जैन के अंदर चला जाएगा। समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है इसने, काफी लॉजिकल बात है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े। 75% डेटर टू होम सेल्स आर मेड पे विद इन द पीरियड, उसी महीने में आप लोग दे देंगे। कौन से महीने में, फॉलोइंग मंथ में, ठीक है ना। एंड जो बाकी बच गया उसको आप लोगों को अगले फॉलोइंग मंथ में पेमेंट करना है। जैसे नवंबर की बात करते हैं, 10,000 रुपए की सेल हुई है, अगर आप लोग 10,000 वाला डेटा लेके चलते, लेट अस से नवंबर में कितना हुआ है आपका 10,000 का सेल हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग 10,000 की बात करते हैं, नवंबर वाला दिसंबर में पेमेंट होगा, तो डेटर बन गया है। अब इसका जो आपका कितना अमाउंट बना एग्जैक्ट, सर हमारा 7500 रुपए बना, समझ में आया। तो 7500 तो दिसंबर में चला जाएगा, और जो 2,500 है, 2,500 का पेमेंट कहां पे चला जाएगा, जैन में चला जाएगा। अब ऐसे ही अगर आप लोग दिसंबर की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर के बाद किसकी बात करेंगे, दिसंबर की, तो दिसंबर वाली पेमेंट कब जाएगी, जैन में चली जाएगी, ठीक है। जैन के अंदर भी ध्यान रखिएगा, 75% तो जैन के अंदर ही रहेगी, जनवरी के अंदर ही रहेगी, और आपका जो 25% है ना वो कहां पे चला जाएगा,
फरवरी के अंदर चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू कितना है सर? आपका वैल्यू है यहाँ पे देखिए आपका 12,000 है, और अगर आप लोग 12,000 का 75% करते हैं तो 9,000 कितना आएगा आपका 9,000, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 9,000 तो यहाँ पे आपका जनवरी के अंदर, और अगर आप लोग 12 की बात करते हैं तो 3,000 माय डियर फ्रेंड्स आपका कहां पे चला जाएगा? फेब के अंदर चला जाएगा। समझ में आई? अब ऐसे अगर आप लोग बात करेंगे दिसंबर के बाद जैन की बात करेंगे तो जैन का जो पेमेंट है वो फेब में होगा। किस में होगा? फेब में। और फेब में भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक 75% वाला, एक 25% वाला। 75% तो आपको फेब में ही करना है और 25% कहां पे चला जाएगा? मार्च के अंदर चला जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं, टोटल जैन के अंदर कितनी पेमेंट थी? 14,000 थी। कितनी थी? 14,000। तो आपको 14,000 का 75% निकाल लेना है। अगर मैं इसका 75% निकालता हूं 10,500 बनता है। कितना बनता है? 10,500। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 10,500 आ गया है। और बचा कितना आपका? अगर 10,500 14,000 में से 10,500 माइनस करते हैं, 14,000 में से अगर आप लोग 10,500 माइनस करते हैं 3,500 बचेगा। तो ये कहां पे चला जाएगा? ये आपका अप्रैल मार्च के अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई? एक बार थोड़ा समझ लीजिए ताकि फिर आपको डिफिकल्टी ना हो। एक बार जो जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको मैं एक बार ब्रेक करके दिखा रहा हूं ताकि फिर हम इसको इजीली टैकल कर पाए। ठीक है ना? जब हम इसको समराइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये आपकी जैन की पेमेंट होगी। अब किसकी पेमेंट होगी? फेब की। फेब की कब होगी? आपकी मार्च के अंदर होगी, और मार्च के अंदर भी दो हिस्से हो जाएंगे। 75% तो आपकी मार्च में ही रहेगी, ठीक है ना, और बाकी 25% कब चली जाएगी? अप्रैल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर अप्रैल के अंदर आ गए। ठीक है, अगर आप लोग फेब की पेमेंट की बात करते हैं, फेब के अंदर कितनी सेल हुई थी? 13,000 हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे सर 13,000 की बात हुई है और 13,000 का कितना लेना है आपको? 75% लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया है? 13,000 का 75% 9750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9750 आ जाएगा। और अगर आप लोग इसी 9750 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 9750 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है माय डियर फ्रेंड्स 3250। तो ये वाली पेमेंट कब जाएगी? अप्रैल के अंदर चली जाएगी 3250। इसको ध्यान रखना है। अगली क्या है? फेब के बाद आपकी पेमेंट आएगी मार्च की, और मार्च की पेमेंट कब चली जाएगी? अप्रैल के अंदर। अप्रैल के अंदर दो हिस्से बन जाएंगे, एक 75% जो आपको कब मिलेगा? अप्रैल के अंदर ही मिलेगा, और एक आपका 25% आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा, यानी कि अप्रैल के बाद कब मिलेगा? आपको मई में मिलेगा। अगर आप लोग मार्च की पेमेंट की बात करते हैं, मार्च के अंदर कितना पेमेंट है? 10,000 पेमेंट है। तो ये तो आसानी है, ठीक है ना। अगर आप लोग 10,000 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7500 यहाँ पे आ जाएगा 10,000, और यहाँ पे 3500 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? 2500 या 3500। ठीक है, 5 और 7 होती, ठीक है 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500। ठीक है, तो माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या करेंगे? 2500 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे किसकी बात करने वाले हैं? मार्च के बाद हम लोग अप्रैल की बात करेंगे। अप्रैल का पेमेंट कहाँ पे चला जाएगा? मई के अंदर चला जाएगा। मई में दो हिस्से हो जाएंगे, 75% आपको मई में मिलेगा, और आपको 25% कब मिलेगा? जून में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग मई के पेमेंट की बात करते हैं तो सॉरी अप्रैल के पेमेंट की बात करते हैं तो कितना है? 12,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12,000। ठीक है, यहाँ पे कितना अमाउंट है? 12,000 है। ये मेरे को काम करके देखना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 12,000 का 75% निकालिए फटाफट से, 9,000 आएगा आई थिंक। ठीक है ना, हाँ 9,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 9,000 आ गया। ओके, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप लोग 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 3,000 बचेगा। ठीक है, ये किसकी बात थी? अप्रैल की। अब किसकी बात करने वाले हैं? मई की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो मई का पेमेंट कब मिलेगा? जून के अंदर। और जून में भी अगर आप लोग ध्यान देंगे 75% तो आपका जून में ही रहेगा, और 25% कहाँ पे चला जाएगा? जुलाई के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है जुलाई वाले की। ठीक है ना, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मई के अंदर एग्जैक्टली पेमेंट कितना है ये देखिए। ठीक है ना, हमारे पास मई के अंदर है 13,000 रुपया। ठीक है, तो 13,000 हम लोग पहले भी कर चुके आई थिंक। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं? 13,000 लिख दूंगा, और 13,000 का कैलकुलेशन हमने किया था। चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। 13,000 का कितना निकालना? 75%, 9750 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 9750 आ गया है, और इस 9750 को मैं क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ, तो कितना बचेगा? 3250। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? 3250 आ गया। बस इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, अब केवल कैलकुलेशन रहती है। कैलकुलेशन जैसे हम कर रहे हैं कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। क्या कर रहे हैं? कलेक्शन फ्रॉम द डेटर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर आप लोग कहेंगे तो कहाँ पे गया मेरा फॉर्मेट? यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका यस कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका कलेक्शन फ्रॉम
डेटर, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक पेमेंट आपको 75% की टर्म में मिलेगा, एक आपको 25% की टर्म में मिलेगा। जैसे अगर आप लोग जनवरी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनवरी कहां पर है, ये रहा सर। हमें एक तो जनवरी के अंदर 2500 का पेमेंट मिला है और दूसरा हमें जनवरी के अंदर 9000 का पेमेंट मिला है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो 9000 और 2500 ये दो पेमेंट मेरे को जैन के अंदर मिले हैं। आपका 75% में मेरे को कितना मिला है, 9000, और 25% में मेरे को कितना मिला है, 2500 मिला है। अब ऐसे ही आपको कहां पे फोकस करना है, फेब के अंदर फोकस करना है। फेब कहां पर है सर, ये रहा। एक तो 3000 का पेमेंट मिला है फेब के अंदर, एक 10,500 का मिला है, 3000 और 10,500, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 10,500 का पेमेंट मिला है सर, और एक मेरे को कितने का मिला है, 3000 का पेमेंट मिला है। अब किसकी बात करेंगे, मार्च की बात करेंगे। मार्च के अंदर 3500 का पेमेंट मिला है और 9750, 3500 और 9750, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 9750 का मिला है और एक कितना मिला है, 3500 या 3700, 3500 ही था आई थिंक, यस 3500 ही था। अब किसकी बात करेंगे, मार्च के बाद आपको मिल गया है अप्रैल। अप्रैल के अंदर कितना है, 3250 और 7500। तो आप लोग लिख दीजिए कितना है आपका, 7500 है और आपका कितना आ जाएगा, 3250 आ जाएगा। ऐसे आप लोग किसकी बात करेंगे, मई की बात करेंगे। मई कहां पे है, 2500 और यहाँ पे कितना है, 9000। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2500 और 9000, तो यहाँ पे आ गया आपका 9000 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2500। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जून के अंदर, जून के अंदर आपको क्या क्या पेमेंट मिला, 3000 का मिला और 9750 का मिला। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9750 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माय डियर फ्रेंड्स, 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, इसलिए हम यहां से थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। यहां तक ओके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको भी उठा के ना थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाए। यस, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम इन कैलकुलेशन को आराम से कर पाए। यस, यहाँ पे भी हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें टोटल करना है। अगर फॉर्मेट याद है, अभी अभी पढ़ाया था आपको, फॉर्मेट के अंदर टोटल चाहिए और टोटल के लिए जगह खाली नहीं है, इसलिए मैं सारा लफड़ा कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको भी थोड़ा सा जगह के लिए, फॉर्मेट के लिए स्केल वगैरह का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है ना। चलिए, यस, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट फ्रेम होगा। इसको एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन आ सके। ये कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि अलग से दिखे हमें। यस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पे आपको टोटल करना है। एक पेंसिल ले लेते हैं और टोटल करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यस, यहाँ पे क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको टोटल करना है। टोटल मतलब देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दे। अगर आप लोग 9 और 2 11, 11,500 बनेगा, ओके। अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, 10 और 3 13,500 बनेगा, ओके। अगर आप लोग इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 7, 12, 1, 10 और 3 13, 13,250 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, 10,750। इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11,500 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग 9750 को इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 12,750। समझ में आया। अब यहाँ पे ये तो मैंने केवल यहाँ पे जोड़ा। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की, जैसे मैंने यहाँ पे इसको भी साथ साथ जोड़ दिया, नहीं जोड़ना था। कारण बताइए क्यों नहीं जोड़ना था। अगर ध्यान देंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपने सही कहा, इसको अभी नहीं जोड़ना है, इसको अभी नहीं जोड़ना है, इसको भी अभी नहीं जोड़ना है किसी को, सिर्फ आप लोग पहले को टोटल कीजिए। कारण बताता हूं, देखिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। अभी आपने इसको जोड़ा, अभी आपको इसको जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा और उस टोटल के बिहा पे आपको बैलेंस निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, बैलेंस निकालना है। इसको थोड़ा सा सही से फ्रेम करके ना इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिख पाए। यस, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैलेंस क्या बनेगा। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इसके सामने कर देता हूँ। यस, अब देखिए इसका बैलेंस क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़िए, क्या किए, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, माने 1500 को आपको कितना ऐड करना है, 8000 ऐड करना है, प्लस करना है आपका 3750
और प्लस कितना करना है आपको 3656, कितना करना है 3656, तो ये बनेगा 16,906, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे 16,906 बन गया। अगर आप लोग बैलेंस की बात करते हैं, क्या करते हैं बैलेंस की बात करते हैं, तो बैलेंस में क्या होगा, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस होगा। अब इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कि 11,500 के अंदर से अगर मैं माइनस करता हूं 16,906 रुपया, 906, यस 906, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे 906, तो माइनस का 5406 आएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे 5406 किसका आ जाएगा माइनस का, ये वाला बैलेंस ऊपर चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 5406 रुपया, क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को टोटल करेंगे 10,500, ठीक है ना, प्लस में कितना करना है 3,000, और माइनस की वैल्यू कितनी है 5406, तो आप लोग क्या कहेंगे 5406, ये बना 8,094, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे 8,094 की वैल्यू आ गई है। अब इन सबको टोटल करना है, माने आपको 1500 में कितना ऐड करना है 4,000 ऐड करना है, प्लस में आपको क्या करना है 3900, ये कितना बना 9400, यहाँ पे कितना आया 9400। अब ध्यान दीजिएगा, इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। अगर आप लोग 9400 में से 8,094 माइनस करते हैं 1306 आ सकता है नेगेटिव के अंदर, तो 1306 नेगेटिव में आएगा, ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1306 रुपए नेगेटिव में, ठीक है, छोटा ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 9750, प्लस में कितना है 3500, 13,250 के अंदर से माइनस करना है 13,006, 11,944, 11,944 वैल्यू आएगा। अब इन सबको ऐड कीजिए, कितना है आपका 1500 है, प्लस में कितना है आपका 5,000 है, प्लस में कितना है 3850 है, प्लस में कितना है 3754 है, 14,104, कितना है 14,104। वापिस अगेन आपका इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो इसके अंदर से एक बार तो माइनस कर देता हूँ 11,944, ठीक है ना, कितना है आपका 11,944, तो ये माइनस का 2160 आएगा, कितना आएगा 2160 आएगा। ये जो बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ जाएगा 2160, ठीक है ना, तो आप लोग इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे 2160। अब इनको अगर प्लस करते हैं 7500, प्लस में 3250 और माइनस कर देते हैं कितना है 2160, तो बनता है 8590, तो कितना आ गया आपका 8590 आ गया। इन सबको अगर टोटल करते हैं 1500, प्लस में कितना है आपका यहाँ पे देखिए इसी के अंदर है ना, यस 3500, और प्लस में कितना है आपका 3412, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3412, 8412 बनेगा, कितना बनेगा 8412। अगेन ये 8590, इससे हाँ अब ठीक है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, तो आप लोग क्या कहेंगे 8590 के अंदर से माइनस कर देंगे 8412, तो 178 बचेगा, कितना बचेगा 1878, यहाँ पे प्लस में चला जाएगा 178। अब इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना है प्लस में 9000 है, प्लस में 2500 है, तो कितना आ गया 11,678, 11,678 आ गया है। अब इन सबको नीचे वालों को ऐड करेंगे 1500, प्लस में कितना आ जाएगा 6000, और प्लस में कितना है 3750, और प्लस में कितना है 3650, ठीक है ना, टोटल कितना हुआ 14,900, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 11,000, यहाँ पे 14,000, अगेन आपका पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो नेगेटिव में ही बैलेंस आएगा, इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, 11,678, तो कितना बचेगा नेगेटिव का 3232, ठीक है ना, 3222, सॉरी, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 3222, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव के अंदर। क्या करना है 9750 के अंदर ऐड करना है 3,000 को, माइनस कर देना है 3222 को, तो ये बनेगा 9528, तो कितना आ गया आपका 9528 आ गया है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है आपका 1500 है, प्लस में 1400 है, और प्लस में 3875 है, ठीक है ना, और प्लस में 3778 है, 3778। ओके, यहाँ पे ये बना 10,553, 10,553, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगेन आपका इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो डेफिनेट सी बात है बैलेंस नेगेटिव में ही आएगा, 9528, ठीक है ना। क्या करेंगे आप लोग 9528, 1025, नेगेटिव में कितना आया 1025, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हर मंथ के हिसाब से फाइनल में आपका बैलेंस किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। ये आपका कैश बजट तैयार है, ठीक है। अब एक चीज को आपको नोट कर लेना है, हो सकता है कैलकुलेशन करते वक्त मेरे से कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लीजिए अगर होता है तो, क्योंकि कैलकुलेशन के दरमियान चीजें यहाँ पे पढ़ाते वक्त हो जाती है गड़बड़। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, काफी लेंथी सवाल रहेगा, काफी टेक्निकल है, चीजें घूमेंगी। इस तरीके से आपको कैश बजट से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल्स को माय डियर फ्रेंड्स आपको सोल्व करना है और अच्छे से फ्रेम करके अपने एग्जामिनेशन के दरमियान आना है। उम्मीद करता हूं ये कैश बजट से जुड़ी हुई
हुई न्यूमेरिकल आपको समझ में आई होगी और यहाँ पे जो फंडामेंटल मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की है वो आपके जहन में बैठ गए होंगे। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।